हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे जो बेसिकली एक ऐसे क्वेश्चन की एप्लीकेशन है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है। याद होगा आपको, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ रेक्टेंगुलर करंट लूप प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसी क्वेश्चन की एप्लीकेशन पे हम एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आज बनाएंगे। अब पहला सवाल यह है दैट सर व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? एक गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट कर सकते हो और लेटर ऑन हम इनको मेजर भी करेंगे जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर डेफिनेशन आप देखोगे दैट व्हाट इज बेसिकली ए गैल्वेनोमीटर, हम गैल्वेनोमीटर को डिफाइन करते हैं दैट गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used for the detection and measurement of very small currents। आप मिली एम्पियर्स या माइक्रो एम्पियर्स में जो करंट्स है, वेरी स्मॉल करंट्स भी अगर आपके पास होती है सर्किट में, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। याद रहे, हम इसी गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर और एमीटर दोनों को ऑब्टेन करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट यह है दैट व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सो अगर मैं लिखूं ए गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ए गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, ये वो डिवाइस होता है विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ measurement and detection of very small currents। ये वेरी स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना? और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब कौन से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है? ये एक इंपॉर्टेंट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे काम करता है जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, और इसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तब ये बेसिकली घूम जाती है, इस पे एक टॉर्क लगती है, और वो टॉर्क भी आपको याद होगा, दैट्स इक्वल टू NIAB sin थीटा। आपको याद होगा, अगर किसी को याद नहीं है वो ये वाला लेक्चर देखने से पहले उस लेक्चर को पहले कंप्लीट करें जिसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा? इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that when a rectangular current carrying coil, हम रेक्टेंगुलर कॉइल यहां पे कंसिडर करेंगे, इसलिए मैंने रेक्टेंगुलर लिखा। when a rectangular current carrying loop या कॉइल, करंट कैरिंग लूप किस में प्लेस की जाएगी? is placed in an बोलो किसमें? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, लेकिन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। इस पे एक रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, इस पे एक टॉर्क क्रिएट होगी। इट experiences a torque given by, बोलो किसके बराबर टॉर्क लगेगी? given by, टॉर्क किसके बराबर होती है? अगर आपको याद होगा, टॉर्क हम टॉ से डिनोट करते हैं, ये होती है NIAB sin ऑफ थीटा। मैं आपको थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करना चाहता हूं कि इसमें कौन सा पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करता है। ये N रिप्रेजेंट करेगा आई एम द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो आप रेक्टेंगुलर लूप ले रहे हो उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आपने लगाई हुई है। ठीक है ना? दूसरा I जो है, I रिप्रेजेंट करेगा उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है। A रिप्रेजेंट करेगा उसका एरिया कितना है।
बी रिप्रेजेंट करेगा कि आपने जिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को रखा है उसका वैल्यू कितना है, और थीटा इंपॉर्टेंट है, थीटा रिप्रेजेंट करेगा एंगल सबटेंडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये कितने डिग्री एंगल बनाएगा, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये कितने डिग्री एंगल बनाएगा, किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ। सर एरिया वेक्टर कौन होता है, आपने कॉइल कंसिडर की है, रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर की है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये एरिया वेक्टर बन गया। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम नॉर्मल से देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये पता होगा। इस नॉर्मल जो आपने नॉर्मल कॉइल पे ड्रॉ किया, इस नॉर्मल के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री एंगल बनता है, वही रिप्रेजेंट करता है थीटा को। इसलिए मैंने कहा ये सारा कुछ डिस्कस्ड है जो इससे पहले हमने लेक्चर दिया है। कौन सा, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट टू प्लेस्ड इन एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड। आप प्लीज पहले उस लेक्चर पे जाए, उसको पहले समझे, उसके बाद आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है इसका, दैट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि अगर आप एक रेक्टेंगुलर लूप को प्लेस करोगे इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो ये एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगी, ये घूमना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और वो टॉर्क जो है वो घूमना जो है वो कितना होगा, NIAB साइन ऑफ थीटा, वो हमने डिस्कस किया। अब और एक पार्ट हमारे पास है, अब कंस्ट्रक्शन है। अब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कैसे बनाएंगे, लेट्स कंस्ट्रक्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होता है, हम एक, देखो हम क्या लेते हैं, मैं कंस्ट्रक्शन आपको सिखाऊंगा। बेसिकली कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होती है, हम एक कनकेव शेप्ड जो है, कनकेव शेप्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं, हम मैग्नेट लेते हैं और उसको कट इस शेप में करते हैं, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट है ये। देखो अगर मैं ऐसे इसका नॉर्थ पोल ये कंसिडर करूं और ये इसका साउथ पोल बेटा कंसिडर करूं, देखो ये इसका साउथ पोल है, ठीक है ना, ये दोनों, तो ये आपको बीच में जो दिखेगा ये आपको सिलेंड्रिकल शेप्ड दिखेगा क्योंकि ये अंदर तक है। आप मान के चलोगे दैट ये कुछ ऐसे है, देखो ये ऐसे मैंने मैग्नेट को कट किया, ये वाला पोल ऐसे है, ये वाला पोल ऐसे है, तो ये हमारे पास मैग्नेट की शेप है। और आप देख पाओगे दैट ये एक सिलेंड्रिकल शेप को बनाता है और इसको हम सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी बोलते हैं या हम इसको कनकेव मैग्नेट भी बोलते हैं, कनकेव शेप्ड मैग्नेट भी बोलते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो है एक कॉइल रखी जाती है, लेकिन उसको एक सिलेंडर पे पहले रखा जाता है। एक हम सिलेंडर लेते हैं, देखो ये हमने एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक कॉइल बाउंड करते हैं, कुछ ऐसे। देखो ये हमने एक टर्न ले ली, उसके बाद इसी को और एक टर्न देते हैं, उसके बाद और एक टर्न देते हैं, उसके बाद और एक टर्न देते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है हमारा। तो ये हमारे पास कॉइल है और ये कॉइल ऐसे रखी गई है सिलेंडर पे, ठीक है ना। ये सिलेंड्रिकल बेस हम लेते हैं और उस पे वायर हम ऐसे बाउंड कर रहे हैं, देखो ये सिलेंड्रिकल बेस है, इस पे हम वायर ऐसे बाउंड कर रहे हैं। देखो यहां से मैंने वायर स्टार्ट की, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे वापस आए, और एक टर्न ले ली ऐसे, फिर ऐसे वापस ऐसे, ठीक है ना। इसी तरह से ऐसे और एक टर्न ले ली, ऐसे वापस, ऐसे वापस। तो आप देखोगे कि आपके पास जो है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल फॉर्म होगी, ये जिसके ऊपर बहुत सारी टर्न्स रहेगी, ठीक है ना। वही रेक्टेंगुलर कॉइल में बेसिकली यहां पे आपको दिखा रहा हूं, ये वही रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको मैंने इन पोल पीसेस के अंदर रखा हुआ है। लेकिन इस रेक्टेंगुलर कॉइल के आपको दो टर्मिनल्स मिलेंगे, है कि नहीं, बोलो कौन कौन सा टर्मिनल। सर हां, आपने जब स्टार्ट किया, आपने वाइंडिंग जब स्टार्ट की, आपने वायर लाई तो उसका एक टर्मिनल इधर खाली रहेगा, ये उसका एक एंड है, उसके बाद मैं वाउंड कर रहा हूं, ये वाउंड कर रहा हूं, और लास्ट में और एक एंड खाली रहेगा, है कि नहीं। पहला एंड और लास्ट एंड आपको खाली मिलेगा, ये वही एंड्स है जो खाली मिले हुए हैं। और इन एंड्स को हम क्या करते हैं, इन एंड्स को स्प्रिंग्स के साथ, ये स्प्रिंग्स हमने लगाए, इनको स्प्रिंग्स के साथ जोड़ देते हैं और इन स्प्रिंग्स को हम टर्मिनल्स के साथ जोड़ देते हैं। सपोज ये टर्मिनल नंबर T1 है, ये टर्मिनल नंबर T2 है, ठीक है ना। और इस पाइवट पे या इस पॉइंट पे हम एक किसको डालते हैं, बोलो,
हम इस पॉइंट पे एक पॉइंटर को डाल देते हैं। ये एक पॉइंटर है जो एक कैलिब्रेटेड स्केल पे चलता है। यहां पे हमने एक स्केल ली है, ये हमारे पास एक स्केल बंधी हुई है, देखो ये स्केल है, ये स्केल है। तो आप देखो क्या होगा, जो ही कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, जो ही कॉइल ऐसे चलेगी तो ये पॉइंटर ऑटोमेटिकली इस लाइन पे चलेगा, है कि नहीं। चलो इधर के बजाय मैं इसको इधर रखता हूं, ठीक है, ऐसे सपोज ऐसे देखो, ये मैंने कंसिडर किया है। तो अगर कॉइल घूमेगी तो ये ऑटोमेटिकली घूम जाएगा, तो इसलिए हमारे पास एक पॉइंटर और स्केल अरेंजमेंट इसके ऊपर रखा जाता है। इसको बोलते हैं पॉइंटर एंड स्केल अरेंजमेंट। ये पॉइंटर और ये स्केल अरेंजमेंट, देखो ये पॉइंटर और स्केल अरेंजमेंट हमने कंसिडर किया है कुछ ऐसे। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसके ऊपर बहुत सारी टर्न्स दी होती है, लेकिन याद रहे वो टर्न्स जो दी होती है वो इंसुलेटेड होती है। व्हाट डज इंसुलेटेड मीन? इंसुलेटेड मीन्स टू से दैट जब आप पहली टर्न देते हो और दूसरी टर्न देते हो, ये आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है। अगर इनके ऊपर कवरिंग नहीं रखी जाएगी तो ऑब्वियसली वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए हम इनको इंसुलेट करते हैं। इनके ऊपर जो है या तो कोई कोटिंग करते हैं, ठीक है, जो इंसुलेटेड मटेरियल होगा उसकी कोटिंग करते हैं ऊपर से, सो दैट अगर एक टर्न दूसरे टर्न के साथ मिल भी जाए तो उनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा या उनके बीच में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। या हम इसी के ऊपर एक इंसुलेशन लगा लेंगे, मतलब इंसुलेशन का मतलब है इसके ऊपर जो है एक जैकेट लगा लेंगे, किसका, इंसुलेटर का जैकेट लगा लेंगे, फिर वाइंड करेंगे। लेकिन हमारे सामने या हमारे साथ में जो सबसे आसान और सही तरीका होता है वो ये होता है कि हम पॉलिश्ड वायर लेते हैं और इसके ऊपर पॉलिश की होती है, किससे, एक इंसुलेटिंग सबस्टेंस से पॉलिश की होती है, और उसी के बहुत सारे टर्न्स हम देते हैं और एक कॉइल बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन सिंपल है। कंस्ट्रक्शन में दो कनकेव शेप्ड या सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स लिए जाते हैं। इसके बाद में यह भी डिस्कस करूंगा दैट हमने क्यों कनकेव शेप्ड ये लिए है, कौन कनकेव शेप्ड पोल्स क्यों लिए है या सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट क्यों लिया है। दूसरा, इस कॉइल के दो एंड्स के साथ दो स्प्रिंग्स बंधे होते हैं, ठीक है ना, और उन स्प्रिंग्स को दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया जाता है और इसके साथ एक पॉइंटर स्केल अरेंजमेंट रखा जाता है, जो पॉइंटर कॉइल की मूवमेंट के साथ, कॉइल की रोटेशन के साथ चलेगा। किस पे चलेगा, स्केल पे रन करेगा, स्केल पे मूव करेगा। बस इतनी सारी हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा वर्किंग आ जाता है कि वर्किंग में हम कैसे इसको वर्क कराएंगे सो दैट ये हमें डिटेक्शन ऑफ करंट देगा। देखो हम क्या करेंगे, आई सपोज दैट मेरे पास ये पार्ट ऑफ द सर्किट ये है, ये मेरे पास पार्ट ऑफ सर्किट है। फॉर एग्जाम्पल इसमें इधर रेजिस्टर लगा है, इधर कुछ और लगा है, तो ये पार्ट ऑफ सर्किट है और मुझे देखना है क्या यहां से लेके यहां तक कोई करंट पास हो रही है या नहीं, इस ब्रांच में कोई करंट पास हो रही है या नहीं, मतलब मुझे करंट को डिटेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इसमें करंट होगी, अगर इसमें करंट पास कर रही होगी, करंट आई पास फ्लो कर रही होगी, तब मैं क्या करूंगा, इसको मैं टर्मिनल नंबर 1 के साथ जोड़ देता हूं या 2 के साथ जोड़ दो, इसको मैं टर्मिनल नंबर 2 के साथ जोड़ देता हूं, ठीक है ना, इसको 1 के साथ जोड़ दिया, इसको 2 के साथ जोड़ दिया। जब मैं इन दोनों को इन टर्मिनल्स के साथ जोड़ देता हूं तो जो इसमें बेसिकली करंट थी वो मैंने किसको दे दी, सर वो तो आपने कॉइल को दे दी, है कि नहीं। तो ये कॉइल क्या बनी, सर ये कॉइल बनी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले ये रेक्टेंगुलर लूप थी खाली, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब मैंने इसको सर्किट में जोड़ा, जब मैं यहां पे डिटेक्शन का काम करने जा रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं क्या इन दो टर्मिनल्स के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है। मैंने इन दो टर्मिनल्स को, इन दो पॉइंट्स को इन टर्मिनल्स के साथ जोड़ दिया। जब मैंने इनको जोड़ दिया तो जो यहां पे करंट पास हो रही थी वो यहां से स्टार्ट हो गई और इसमें चलना स्टार्ट किया उसने, किसमें, कॉइल में। मतलब ये क्या बन गई, सर ये बन गई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
और हम जानते हैं जब आपके पास करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप होती है, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। तो अगर इसमें करंट प्रेजेंट होगी, वो करंट कॉइल में पास होगी और ये कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये पॉइंटर आगे चलेगा। अब सवाल है, हां सर इसने तो डिटेक्शन की, लेकिन सर ये पॉइंटर कहां आगे जाके रुकेगा, कैसे रुकेगा? देखो हमने एक चीज डिफाइन की, देखो मेरी तरफ देखो बेटा, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ, आई सपोज ये रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ पॉइंटर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इसमें घूमना है। किसमें? ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इसको घूमना है। तो अगर मैं इसको घुमाऊं तो सवाल यह है कि सर ये ऐसे घूमेगा क्या, ये कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा? ऐसे नहीं, ये कुछ देर घूमेगा फिर रुक जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी करंट पास हो रही थी। अगर करंट ज्यादा थी तब ये टॉर्क भी ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? बोलो टॉर्क किसके बराबर होता है? सर टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन ऑफ थीटा। अगर आपने करंट को बढ़ाया, अगर इस सर्किट में करंट ज्यादा रही होगी तो इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। देखो ये ऐसे जाके रुक सकता है, लेकिन सर रोकेगा कौन, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं डिफ्लेक्शन पे जा रहा हूं। तो जितनी ज्यादा करंट सर्किट में होगी उतना ज्यादा ये पॉइंटर इस स्केल पे आगे चलेगा, मतलब उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सर वही तो हमें चाहिए, वही हमें चाहिए, जितनी ज्यादा करंट उतना डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। हां सर फिर तो गैल्वेनोमीटर सही से काम करेगा कि अगर ये ज्यादा करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, कम करंट पे कम डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तब हम जान सकते हैं कि करंट इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है ना। एक तो डिटेक्ट भी हो जाएगी और मेजर भी हो जाएगी, मतलब इसने डिफ्लेक्शन दिखाई, ठीक है ना, कम डिफ्लेक्शन दिखाई, हमने कहा करंट है लेकिन कम है। इसने ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई, हमने कहा करंट है, डिटेक्शन है, लेकिन ज्यादा करंट फ्लो कर रही है, मेजरमेंट भी हो गया कि करंट ज्यादा है कि कम है। अब सवाल एक ही रह जाता है, सर ये तो काम अच्छे से कर रहा है, हाँ गैल्वेनोमीटर तो बना, इसने तो डिटेक्शन की, लेकिन सर ये रुकेगा कैसे, ये इधर रुकेगा कैसे? क्योंकि कॉइल तो ऐसे घूमेगी इसमें, ऐसे, ये तो रुकने का नाम नहीं लेगी। अब जब आप बोलते हो कि इसको करंट डिटेक्ट करनी है, अगर ये घूमती ही रही तब ये पॉइंटर ऐसे चलेगा, कुछ ऐसे, सर हम डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा दैट इसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रही है कि कम करंट फ्लो कर रही है। ये पता चलेगा कि करंट तो है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कितनी करंट है। इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा हम इसका एक अरेंजमेंट बनाएंगे, ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाएंगे दैट जब ये कॉइल घूमेगी पॉइंटर स्केल पे चलेगा, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ये रुक जाना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ी देर चलने के बाद ये रुक जाना चाहिए। और वो रुकेगा कैसे, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इसमें कितनी करंट पास हो रही है। अगर करंट कम पास हो रही है तो ये जल्दी रुकेगा, अगर करंट ज्यादा पास हो रही है तो ये दूर जाके रुकेगा। सर वही तो, असल में वही तो बेसिकली उसी तरीके से तो काम करता है गैल्वेनोमीटर। आपके सर्किट में करंट कम है, ये डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाएगा, देखो ऐसे और रुक जाएगा। सर्किट में ज्यादा करंट है, ये डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाएगा, ऐसे और रुक जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा और उसके बाद रुकेगा, डिफ्लेक्शन कम और उसके बाद रुकेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, यही प्रोसीजर हमें यहां चाहिए कि कॉइल घूमे वो तो सही है, डिटेक्शन हो जाए वो भी सही है, लेकिन ये आगे जाके रुकनी चाहिए। और रुकने के लिए हमने क्या किया, हमने ये स्प्रिंग्स लगाए। सर स्प्रिंग्स इसको कैसे रोकेंगे? हाँ देखो क्या होगा। तो एक चीज क्लियर हुआ दैट अगर आप इसी गैल्वेनोमीटर अरेंजमेंट को, जो हमने अभी तक अरेंजमेंट बनाया, कंस्ट्रक्शन बनाई, अगर इसको टर्मिनल नंबर 1 और टर्मिनल नंबर T1 और T2 के थ्रू करंट पास की जाए, फेड की जाए, तब ये कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होगी, ये पॉइंटर स्केल पे मूवमेंट दिखाएगा, और वो मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा? वो मूवमेंट डिपेंड करेगा कि करंट कितनी आपने पास की है। तो जिस सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो करेगी वहां पे पॉइंटर दूर तक जाएगा, और जिसमें कम करंट फ्लो होगी वहां पे पॉइंटर नजदीक ही जाके
रुक जाना चाहिए, है कि नहीं। अब रोकने वाला कौन है सर? रोकने वाली ये स्प्रिंग्स है। अब देखो स्प्रिंग्स का क्या काम है। जब कॉइल रोटेट होती है, कॉइल ऐसे रोटेट हुई, तो ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग टाइट हो जाएगा, ठीक है ना, ये कंप्रेस होना स्टार्ट होगा। ये कितना कंप्रेस होगा ये वाला स्प्रिंग या ये वाला स्प्रिंग, ये कितने कंप्रेस होंगे ये स्प्रिंग्स, वो डिपेंड करेगा कि इसने कितनी रोटेशन ली है। देखो अगर ये ऐसे रोटेट होगा तो स्प्रिंग बहुत कम कंप्रेस होगा, लेकिन अगर ये ऐसे रोटेट होगा तो स्प्रिंग बहुत ज्यादा कंप्रेस होगा, है कि नहीं। अब स्प्रिंग्स की एक प्रॉपर्टी होती है दैट जब आप स्प्रिंग को खींचते हो, देखो हमारे पास स्प्रिंग इधर टाइट है, मैंने इसको खींचा ऐसे, अगर मैं इसको खींच के छोड़ दूं तो वो कहां जाएगा सर? वो तो वापस जाएगा। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी ये होती है दैट ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करना चाहता है। जब भी आप इसको खींचोगे या कंप्रेस करोगे, ये हमेशा एक अंदर फोर्स क्रिएट करेगा जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अंदर से एक फोर्स क्रिएट करेगा जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वो क्या काम करेगा? वो इस स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, याद तक ठीक है? हां सर। तो ऐसा ही यहां पे होगा, जब कॉइल रोटेट होगी ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाहेगी, लेकिन स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा इस कंप्रेशन को खोलने के लिए। स्प्रिंग जो ही कंप्रेस हुआ, ये अंदर से एक फोर्स डेवलप करेगा इस कंप्रेशन को खोलने के लिए, है कि नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि जो ये अंदर टॉर्क या जो ये अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा, क्या वो इस कॉइल को रोटेट होने में हेल्प करेगा कि अगेंस्ट होगा? सर वो तो इसको अगेंस्ट होगा। कॉइल चाहती है मैं इसको कंप्रेस करूं, ये बोलता है मैं कंप्रेस नहीं होना चाहता। इसका मतलब अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करेगा, उस टॉर्क को हमने रिस्टोरिंग टॉर्क का नाम दिया। तो होगा क्या? आपने करंट सप्लाई की कहां से? टर्मिनल T1 और T2 से। कॉइल जो है, कॉइल डिफ्लेक्ट हुई, कॉइल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, कॉइल ने घूमना स्टार्ट किया, घूमने की वजह से ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, और कंप्रेस होने की वजह से अंदर इसने क्या किया? अंदर इसने क्या किया? डिफेंड करना चाहा, अपने कंप्रेशन को खोलना चाहा, इसलिए इसने एक रिवर्स टॉर्क अप्लाई की, क्रिएट की, और वो रिवर्स टॉर्क क्या करेगी? वो इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कमजोर करना चाहेगी। समझ आ रहा है? हां सर। ये रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करेगी, ठीक है ना। तो ये NIAB sin थीटा जो है, ये कौन सी टॉर्क है सर? ये इसकी टॉर्क है। किसकी सर? कॉइल की। इसको कौन सी टॉर्क कहा जाता है सर? वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। अच्छा, हमें अगर इसकी टॉर्क पता चली, तो जब इसकी टॉर्क और इसकी टॉर्क आपस में बैलेंस होंगे, जरा मुझे बोलो, हमने क्या किया? कॉइल थोड़ी सी मूव हुई, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ, कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, थोड़ा सा कंप्रेशन, थोड़ा सा रेस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना। कॉइल और थोड़ी मुड़ी तो इसमें और कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ। बोलो क्या रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ गई कि कम हुई? सर बढ़ गई। तो जितना कंप्रेशन होगा, जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगी, उतना इसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, उतना ये ज्यादा क्रिएट करेगा किस टॉर्क को? बोलो, रिस्टोरिंग टॉर्क को। एक स्टेज आएगा जब इसका टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और इसका रिस्टोरिंग टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बोलो कॉइल रुकेगी कि चलेगी? सर कॉइल तो रुकेगी। बोलो पॉइंटर रुकेगा कि चलेगा? सर पॉइंटर भी रुक जाएगा। तो कब रुकेगा? जब इसका रिस्टोरिंग टॉर्क, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क और कॉइल का टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपस में बराबर हो जाए। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैंने कहा जब आपने टॉर्क अप्लाई किया 10, आपने टॉर्क अप्लाई किया 10, ठीक है ना, तो ये 1 अप्लाई किया, यहां पे इसने रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप किया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितना आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बढ़ाते हो, जितना ये रोटेट होती है, उतना इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ जाता है। जितना जितना ये रोटेट होती जाएगी, उतना ये ज्यादा ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा और ये ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क को डेवलप करेगा।
एक स्टेज ऐसा आएगा जब रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब वो इक्वल हो जाएंगे तब ये कॉइल जो है घूमना बंद करेगी, और जब ये कॉइल घूमना बंद करेगी तो पॉइंटर रुक जाएगा और वही फाइनल रीडिंग होगी। तो इसीलिए पॉइंटर जो ही आप करंट को पास करोगे टर्मिनल T1 और T2 से, कॉइल रोटेट होगी, कॉइल के रोटेशन की वजह से पॉइंटर आगे चलेगा, लेकिन तब यहां पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी। वो रिस्टोरिंग टॉर्क इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर जब आएगी तो पॉइंटर रुक जाएगा। वही तो चाहिए हमें कि हम करंट पास करें, ये डिटेक्शन दिखाए, हां करंट है और कितनी है, ये आगे जाके रुक जाना चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि ये बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन है और ये बिल्कुल हमें वही रिजल्ट्स देगा जो हम चाहते हैं। रिजल्ट्स क्या चाहिए हमें? करंट पास करो, हमें डिटेक्शन चाहिए, पॉइंटर चलना चाहिए और उसके बाद रुक जाना चाहिए। वही तो हुआ, ठीक है ना। अब देखो, अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लेते हैं थोड़ा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम पहले से जानते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितनी है, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। अब देखते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, रिस्टोरिंग टॉर्क जो होती है बेटा, रिस्टोरिंग टॉर्क मटेरियल पे डिपेंड करेगी कि कौन सा मटेरियल कैसे रिस्पॉन्स देता है जब इस पे एक ट्विस्ट प्रोड्यूस किया जाता है। सपोज धागा है, ठीक है ना, इस धागे को मैं मोड़ देता हूं। देखो मेरे नीचे वाले फिंगर और थंब की तरफ देखो, मैं इसको एक ट्विस्ट देना चाहता हूं। ये देखो मैंने इसको एक ट्विस्ट दिया ऐसे। अब देखो जब मैं इसको छोड़ता हूं, आप देखना ये वापस आएगा। देखो ऐसे ऐसे वापस आके आपको दिखा, हां इसमें तो रिस्टोरिंग टॉर्क है। मतलब जो ही मैंने इसको ट्विस्ट किया, जो ही मैंने इसको मोड़ा, इसने अपने इस कंप्रेशन को खोल दिया, ये वापस आ गया। देखो हां सर ये तो वापस आ रहा है। लेकिन अगर मैं मटेरियल को चेंज करूं और इतना ही ट्विस्ट दे दूं, देखो ये मेरे पास और एक मटेरियल है, ठीक है ना, अब मैं इसको भी ट्विस्ट देता हूं। देखो ये मैंने इसको भी इतना ही ट्विस्ट दिया। आपको याद होगा कि उसमें कितना रिस्टोरिंग टॉर्क था। अब देखो इसमें, देखो इसमें उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं है। उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क बहुत था, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क कम है। ट्विस्ट मैंने सेम दिया, जितना ट्विस्ट उसमें प्रोड्यूस किया था उतना ही ट्विस्ट इसमें भी प्रोड्यूस किया। देखो लेकिन इसमें उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं है जितना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क मैंने उस धागे में देखा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना डेवलप होगा ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा मटेरियल है। इसलिए हर किसी मटेरियल का अलग अलग रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। अब हम एज्यूम करेंगे यहां पे एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे। हम डिफाइन करेंगे के को। के जो है, के हम डिफाइन करेंगे इफ के इज रिस्टोरिंग टॉर्क, हां बोलो, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। सर पर यूनिट ट्विस्ट का क्या मतलब है? पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 डिग्री से इसको चलाया, 1 डिग्री से, ये फॉर एग्जांपल 1 डिग्री है, कुछ ऐसे देखो, ये 1 डिग्री है, ये मेरे पास धागा है, मैं 1 डिग्री से इसको ट्विस्ट करता हूं, ये 1 डिग्री है, ये कुछ ना कुछ देखो, इससे कुछ रिस्टोरिंग टॉर्क दिखाई, देखो ये थोड़ी सी रिस्टोरिंग टॉर्क दिखाई। आई सपोज दैट मेरे पास जो स्प्रिंग्स है ये ऐसे मटेरियल के बने हुए हैं कि जब मैं इनको 1 डिग्री चलाता हूं, किनको बेटा, जब इनमें 1 डिग्री ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है, किन में, स्प्रिंग्स में, तो ये अंदर से एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करते हैं, कितना, के, 1 डिग्री पे। तो 1 डिग्री पे के, मैंने लेकिन 2 डिग्री चलाया तो कितना सर, ट्वाइस के। 3 डिग्री चलाया तो कितना, 3 टाइम्स के। 4 डिग्री चलाया तो कितना, 4 टाइम्स के। अच्छा थीटा डिग्री ट्विस्ट पे कितना होगा, थीटा टाइम्स के। अरे के जो है ये रिस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट ट्विस्ट। 1 डिग्री अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो ये के रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। अगर 2 डिग्री हुआ तो ट्वाइस के, 3 डिग्री हुआ तो 3 टाइम्स के। थीटा डिग्री ट्विस्ट अगर प्रोड्यूस हुआ, थीटा डिग्री ट्विस्ट, तब ये थीटा टाइम्स के ट्विस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो देयरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क कितनी होगी, देयरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क फॉर ट्विस्ट थीटा। अच्छा ट्विस्ट थीटा के बजाय अल्फा लिखेंगे क्योंकि थीटा हमारे पास पहले से है, ये थीटा एंगल है तो ये अल्फा है। रिस्टोरिंग टॉर्क फॉर ट्विस्ट अल्फा
Therefore, restoring torque for twist alpha is given by restoring torque को मैं टाउ डैश से डिनोट करता हूं. टाउ डैश रिस्टोरिंग टॉर्क डिफाइन करेगी ऑफ द स्प्रिंग की रिस्टोरिंग टॉर्क वो कितनी होगी सर? वो इतनी होगी k टाइम्स अल्फा, वायर अल्फा ट्विस्ट है, ये इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है ना? अच्छा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितनी है? ऑल्सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? कॉइल इज टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन ऑफ थीटा. लेकिन हम थीटा यहां पे 90 डिग्रीज कंसिडर करेंगे. क्यों? क्योंकि हमने जो सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट लगाए हैं ये एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं. जो मेरा अगला शॉर्ट लेक्चर होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में उसमें बनाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा दैट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और कैसे ये एंगल हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज चूज करते हैं. लेकिन अभी तक आप याद रखो कि हम ये सिलेंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट्स इसीलिए लगाते हैं, ये कनकेव शेप्ड मैग्नेट्स इसीलिए लगाते हैं ताकि हमें कौन सा मैग्नेटिक फील्ड मिले? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है कि अगर आप कॉइल पे नॉर्मल डालोगे और कॉइल चलती रहेगी, कॉइल किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे उसका नॉर्मल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा. रेडियल की बात कर रहा हूं. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है कि थीटा 90 के बराबर होना चाहिए. मतलब जो आप कॉइल पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये कॉइल पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये मैग्नेटिक फील्ड खुद को ऐसे सेट करता है कि ये नॉर्मल जो है किसी भी पॉइंट पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल. जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, व्हाट इज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड. सो देयरफॉर अगर मैं ऐसे लिखूं फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्या होने वाला है? फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. तो अगर थीटा 90 है, साइन 90 1 के बराबर होगा. साइन 90 इज इक्वल टू 1, ये साइन 90 1 के बराबर होगा. तो बचेगा क्या? देयरफॉर टॉर्क जो है हमें मिलेगी NIAB के बराबर. ये सेकेंड इक्वेशन हम मान के चलते हैं. ठीक है? तो हमें दोनों टॉर्क मिली. ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इसकी, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है इसकी. ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसकी? सर कॉइल की. ये रिस्टोरिंग टॉर्क किसकी? सर स्प्रिंग की. और ये दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस. कब? जब इक्विलिब्रियम आएगा. जब इक्विलिब्रियम आएगा, ये जब रोटेट होती रहेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी टॉर्क और इसकी टॉर्क बैलेंस हो जाएगी. तो मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा. एट इक्विलिब्रियम ये के अल्फा जो है रिस्टोरिंग टॉर्क, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होगी, NIAB के बराबर होगी. हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे. अल्फा इज इक्वल टू NIAB डिवाइडेड बाई के. अब सर अल्फा क्या है? अल्फा ट्विस्ट था, इसमें कितना ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ होगा? अब सोचो जरा, अल्फा है क्या? इसमें कितने डिग्री, ये कितने डिग्री एंगल से घूमा होगा? क्या ये उतने डिग्री एंगल से घूमा होगा जितने डिग्री एंगल से ये घूमी होगी? हां सर. अगर इसको आपने 10 डिग्री एंगल से घुमाया तो ये भी 10 डिग्री एंगल से क्या हुआ होगा? बोलो, कंप्रेस हुआ होगा. ये भी 10 डिग्री एंगल घूमेगा, ये भी 10 डिग्री एंगल घूमेगा. किस पे? स्केल पे. क्या ये अल्फा अगर हम मान के चले कि ये बेसिकली क्या है? ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूसर है, ये ट्विस्ट है. अल्फा जो है ये ट्विस्ट है इस स्प्रिंग में. लेकिन ट्विस्ट होने की वजह से क्या होगा? ट्विस्ट कब प्रोड्यूस होगा? जब कॉइल घूमेगी. और जब कॉइल घूमेगी तो पॉइंटर घूमेगा, है कि नहीं? जितना कॉइल घूमेगी उतना ही कौन घूमेगा? पॉइंटर घूमेगा. तो इसका मतलब जितना डिफ्लेक्शन आपने इसमें प्रोड्यूस किया,
जितना ट्विस्ट आपने इसमें प्रोड्यूस किया उतना कॉइल घूमी होगी, उतना ही पॉइंटर घूमा होगा। तो ये अल्फा बेसिकली क्या है? मोशन, मूवमेंट, डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर, पॉइंटर की डिफ्लेक्शन, कि पॉइंटर कितनी दूर तक जाके रुक जाएगा, कितनी दूर जाके रुक जाएगा। अब देखो डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, वही कॉन्सेप्ट आएगा। पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट होगा ये किस किस चीज पे डिपेंड करने वाला है। देखो अब देखो, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें निकालना था। देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा इज इक्वल टू एन ए बी बाई के। सर आई कहां गया? आई में बाहर निकालूंगा कुछ ऐसे। देखो अब सर ये बाहर क्यों निकाला? एन जो है नंबर ऑफ टर्न से ये कांस्टेंट है, घूमने की वजह से, कॉइल के घूमने की वजह से एन वेरी नहीं होगा। ए इसका एरिया है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, चाहे कॉइल घूमे ना घूमे, इसका एरिया कांस्टेंट है। बी आपने नॉर्थ और साउथ लगाया है तो ये चेंज होने वाले नहीं है। एन भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। और के क्या था? के क्या था? रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। मैंने क्या कहा? वो किस पे डिपेंड करता है? सर वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, और घूमने की वजह से आप मटेरियल को चेंज नहीं करते हो। हमने गैल्वेनोमीटर बनाया तो ये चीजें चेंज नहीं होने वाली। कौन कौन? एन, ए, बी और के कांस्टेंट है। इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको जी से भी कुछ बुक्स डिनोट करते हैं, हमें नहीं चाहिए। सो एन ए बी बाई के एक गैल्वेनोमीटर के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपने गैल्वेनोमीटर बनाया, अब ये वाली चीजें चेंज होने वाली नहीं है। चेंज होने वाली चीजें कौन है? आई। किसी सर्किट में ज्यादा करंट है जिसको डिटेक्ट करना है, किसी सर्किट में कम करंट है जिसको डिटेक्ट करना है। तो अगर आई वेरी होगा, अल्फा ऑटोमेटिकली वेरी होगा। तो डिफ्लेक्शन कितनी प्रोड्यूस होगी नीडल में, वो आई पे डिपेंड करेगी। वही तो हमें चाहिए था। ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट कम डिफ्लेक्शन। हां सर ये तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एज एन ए बी बाई के इज अ कॉन्स्टेंट, ये एक बोलो कॉन्स्टेंट है, इज अ कॉन्स्टेंट। एज एन ए बी बाई के इज अ कॉन्स्टेंट, देयरफॉर एन ए बी बाई के इज अ कॉन्स्टेंट, देयरफॉर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, ये हमें प्रूव करना था। इसका दूसरा लेक्चर भी लेता हूं गैल्वेनोमीटर का, जिसमें मैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं इसकी सेंसिटिविटी को डिस्कस करूंगा, और उसके बाद और एक लेक्चर हम लेंगे इसका, तीसरा लेक्चर। 3 लेक्चर्स में ये खत्म हो जाएगा। तीसरा लेक्चर हम लेंगे कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, थैंक यू।